विकास पटेल साहब संबोधन करेंगे। मैं उन्हें गुजारिश करूं। धन्यवाद संचालक। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से देश में ओबीसी के लोगों को जागृत संगठित किया जा रहा है और देश भर में ओबीसी के लोगों को जागृत और संगठित करके ओबीसी के हक अधिकार को लेकर संघर्ष देश भर में किया जा रहा है। और उसकी कड़ी में हम लोगों ने 25 मई 2022 को जाति आधारित जनगणना, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भारत बंद किया। 29 नवंबर 2022 को दोबारा हम लोगों ने भारत बंद किया और लगातार देश भर में पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को हम लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ओबीसी के लोगों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और संगठित होकर संघर्ष करने के लिए कल 21 जनवरी 2023 से महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने किया हुआ है। ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा विधानसभाओं में जाएगी। 200 से ज्यादा विधानसभाओं में हम लोग इस परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम करें, क्योंकि देश में जो ओबीसी है, ओबीसी की बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर ओबीसी की सबसे पहले नंबर की समस्या ये है कि ओबीसी की समस्या क्या है ये ओबीसी को नहीं पता है। तो ओबीसी की समस्या क्या है, ये समस्या ओबीसी के लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। शासक जाति के लोग, ब्राह्मण लोग ओबीसी का इस्तेमाल लगातार हिंदू के नाम पर कर रहे हैं और हिंदू के नाम पर इस्तेमाल ओबीसी हो रहा है, मगर ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। देश में जितनी भी सरकारें चल रही हैं वो ओबीसी के समर्थन के बगैर नहीं चल रही। ओबीसी के वोट और सपोर्ट के बगैर कोई भी सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि देश में आधी से अधिक आबादी जो है वो ओबीसी की है। 52% ओबीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार है। आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। जिसकी आबादी देश में आधे से अधिक है, उनकी जनगणना तक आजादी के 75 साल में नहीं हुई। जबकि देश में जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, आजादी का आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो उस आंदोलन में एक बहुत बड़ी भागीदारी अगर किसी की थी, वो पिछड़े वर्ग के लोगों की थी, ओबीसी समाज के लोगों की थी। लेकिन हमारे जिन पूर्वजों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए गांधी और कांग्रेस के लोगों के कहने पर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, इस आशा और उम्मीद के साथ कि जब देश आजाद हो जाएगा तो उनकी जनरेशन आजाद हो जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर आजादी के 75 साल में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बल्कि हमारी समस्याएं लगातार बढ़ ही रही हैं। तो इसलिए अब ओबीसी को अपने हक अधिकार के बारे में जागृत होने की जरूरत है। देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ओबीसी की संख्या देश में 52% है, तो 52% ओबीसी को 52% हिस्सा सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। लेकिन आजादी के 75 साल में ऐसा नहीं। जब ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए मांग करते हैं तो बार बार ये कहा जाता है कि ओबीसी के आंकड़े नहीं, सरकार के द्वारा भी कहा जाता है आंकड़े नहीं है और कोर्ट के द्वारा भी कहा जाता है आंकड़े नहीं। लेकिन जब हम सरकार को ये कहते हैं कि आप हमारी गिनती करो और आंकड़े कलेक्ट करो, तो सरकार गिनती नहीं करती है, आंकड़े कलेक्ट नहीं करती।
इसी प्रकार से जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं सरकार को आदेश दे दो हमारे आंकड़े कलेक्ट कर ले, तो कोर्ट भी कहता है कि हम सरकार को आदेश कैसे कर सकते हैं कि आपकी गिनती किया जाए। तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि बगैर आंकड़े के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अभी जो बीजेपी की सरकार है वो नारा लगाती रहती है सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो ओबीसी का ले लिया मगर विकास कैसे होगा आंकड़े के बगैर। सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दे दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कहते हैं अपने को। ये बहुत ही दुखद बात है कि एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और इसके बावजूद भी देश में ओबीसी के साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है, ओबीसी के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 2015 में 314 जो ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया। तो देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। निकाय चुनाव को लेकर आप लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मामला फंसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी मामला फंसा हुआ है, तमाम राज्यों में ये मामला फंसा हुआ है। तो ये सारा मामला डाटा से जुड़ा हुआ है, आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज की तारीख में जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब हम इसकी मांग करते हैं तो टीवी अखबार वाले बहस चलाते हैं इससे तो जातिवाद बढ़े। तो हमको इस बात को समझने की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि देश में जाति और जाति के नाम पर अभी तक एक भी फसाद नहीं हुई। देश में अगर फसाद हुए तो धर्म और धर्म के नाम पर हुए। जिनके नाम पर देश में फसाद हो रहे हैं उस नाम पर गिनती हो रही है, धर्म के नाम पर गिनती हो रही है, मगर हमारे हक अधिकार जिस वजह से मिलने चाहिए उसके लिए गिनती नहीं हो रही है। और ओबीसी के लोगों को जिनकी आबादी 52% है, आज अगर गिनती हो जाए तो 60% से ज्यादा है, उन लोगों को हिंदू के अकाउंट में जमा किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। हिंदू के अकाउंट में वो जमा रहे, उनका अकाउंट ना खुले, इसलिए वो हमारी गिनती नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन ले रहे हैं। और जब उनकी गवर्नमेंट बन रही है हिंदू के नाम पर हमारे समर्थन से, तो वो हमारे ही खिलाफ में सारे काम कर रहे हैं। जब वोट देने का समय आता है तब ओबीसी के लोग बहुत बड़े लोग, एकदम पहले नंबर वाले, अगर चंदा देना है तो भी पहले नंबर वाले हिंदू, अगर मुसलमान से क्रिश्चियन से लड़ना है तब कौन सामने आता है, तब ओबीसी सबसे बड़ा हिंदू। लेकिन जब हम अपनी गिनती की बात करते हैं, जो अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते। मतलब हम अधिकार चाहिए तो हिंदू नहीं है, लड़ने भिड़ने के लिए, वोट देने के लिए हम हिंदू हैं। तो ये जो षड्यंत्र देश भर में हो रहा, और इस षड्यंत्र का मुख्य सेंटर नागपुर है। ये षड्यंत्रकारी लोगों ने अपना सेंटर नागपुर बनाया हुआ है, जो देश भर में ओबीसी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हिंदू के नाम पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो साजिश देश भर में चल रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। देश में फूले साहब अम्बेडकर पेरियार ने एक मूवमेंट चलाया कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, मुगल बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण यूरेशिया से चल करके भारत में आए, जिन्होंने इस देश के जो असल बासिंदे थे, इस देश के जो मूल निवासी थे, उनको शूद्र बनाया, उनको अछूत बनाया और उनको सभी प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे, मानवीय अधिकार थे, उनसे वंचित करने का काम किया। तो जिन लोगों ने तब हमारे लोगों को शूद्र और अछूत बनाकर अधिकार वंचित करने का काम किया था, अंग्रेजों के जाने के बाद वही ब्राह्मण लोगों का राज आ गया। तो वो लोग आजाद भारत में भी हम लोगों को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमको फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के आंदोलन से, फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा से सीखना होगा और उस विचारधारा को ओबीसी के अंदर प्रतिस्थापित करना होगा।
क्योंकि आमतौर पर यह बात स्थापित कर दी गई है ब्राह्मणवादियों के द्वारा कि फूले साहू अंबेडकर की जो विचारधारा है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है, ओबीसी के लोगों के लिए नहीं है। ये बात आमतौर पर ब्राह्मणवादियों द्वारा स्थापित कर दी गई है, क्योंकि ब्राह्मणवादी जानते हैं कि जिस दिन फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा ओबीसी के अंदर पहुंच गई, उस दिन ब्राह्मणवाद नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वो वहां तक इसको पहुंचने नहीं देना चाहते हैं और इसलिए उन लोगों ने एक अफवाह फैलाई देश भर में कि ये जो फूले साहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी है ये दलित आइडियोलॉजी है। फूले साहू अंबेडकर का जो साहित्य है ये दलित साहित्य है। फूले साहब खुद ओबीसी थे, छत्रपति साहू महाराज खुद ओबीसी थे। बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया तो केवल दलितों के नेता या शेड्यूल कास्ट के नेता कैसे हो सकते? पेरियार खुद ओबीसी थे, लेकिन ये षड्यंत्र पूर्वक इस आइडियोलॉजी को शेड्यूल कास्ट तक ही सीमित रखने की कोशिश किया गया है। इसलिए हम लोग इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से फूले साहू अंबेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी, जो इस देश में तमाम शोषितों वंचितों को, जिनकी आबादी लगभग 90% से ज्यादा है, उनको मुक्त कराने वाली आइडियोलॉजी है, मुक्त कराने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा को ओबीसी के अंदर बड़े पैमाने पर फैलाने का काम करेंगे, ताकि जो ब्राह्मणवाद की गुलामी है उस गुलामी से केवल ओबीसी को ही नहीं बल्कि इस भारत देश के तमाम मूल्यवासियों को आजाद किया जा सके। इस बात को ध्यान में रख के ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चलाते हैं। परिवर्तन यात्रा में ईवीएम मशीन का भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 1 जनवरी 1818 को जिस पेशवाई को भीमा कोरे गांव में 500 मूल निवासियों ने खत्म कर दिया था, ईवीएम की वजह से वो पेशवाई पुनर्जीवित हो गई। आज संख्या हमारा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिया और कहा और रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा, बल्कि प्रजा जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा। और प्रजा हम है, संख्या हमारी ज्यादा है, हम राजा बन सकते हैं। मगर जब हमारे लोग राजा बनने की लाइन में आने लगे, देश भर में हमारे लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि संख्या हमारी ज्यादा है और हमारी सरकार होगी, कई राज्यों में हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, तो ब्राह्मणों को ये लगा कि अब दिल्ली ही बाकी है, तो दिल्ली पर भी ये कब्जा कर लेंगे। तो उन लोगों ने ईवीएम मशीन लाई है और ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटों में चोरी हो रही है। वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 26 जनवरी से वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने केस जीतकर ईवीएम में 100% पेपर ट्रेल लगवाया, लेकिन जब तक पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उसका मिलान नहीं होगा, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता है, तब तक चोरी पकड़ी नहीं जा सकती है। तो या तो पेपर ट्रेल से जो कागज निकल रहे हैं उसका 100% मिलान किया जाए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस परिवर्तन यात्रा में ये मांग भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब किसान कई महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन में थे, तो गवर्नमेंट का और किसानों का समझौता हुआ था कि 3 कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं और किसानों को एमएसपी गारंटी लागू करें। मगर एमएसपी गारंटी किसानों को लागू अभी तक नहीं किया गया है, तो एमएसपी गारंटी लागू किया जाए, इस बात को लेकर के भी हम लोग इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2014 में जब मोदी जी प्रचार करते थे इलेक्शन में, तो वो कहते थे देश नहीं बिकने दो। अभी कसम खा लिया है कि देश नहीं बचने दो। एक एक चीज बेचने का काम किया जा रहा, अडानी और अंबानी को एक एक चीज देने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत के अंदर भारत कहां है ये खोजना पड़ सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन देश में चल रही है।
रेलवे और टेलीकॉम देश में, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सबसे ज्यादा, और हेल्थ डिपार्टमेंट ये सबसे ज्यादा नौकरियां देश में देते हैं। अब इनमें ठेके पर कर्मचारी रखे जाए तो देश की जो स्थिति है, एक एक चीज खत्म किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं है तो बगैर कहे ही SC ST OBC का रिजर्वेशन 0 हो रहा है। चर्चा निजीकरण की हो रही है और खत्म रिजर्वेशन हो रहा है। रिजर्वेशन खत्म करने की चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म करने की चर्चा होते ही बवाल शुरू हो जाता है। तो चर्चा निजीकरण की हो रही है और खत्म रिजर्वेशन हो रहा है। तो निजी क्षेत्र में जो दिया जा रहा है सरकारी चीजों को, इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो निजी क्षेत्र है उसमें भी SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा निकालते हैं। अभी EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले मान्यता दे दी। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सबसेट में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। जिनका 80% पहले से कब्जा है उनको 10% और दे दिया, और 52% OBC लंबे समय से कह रहा है कि हमें 27 क्यों दे रहे हो, हमें 52 दे दो। तो 52% OBC को 52 नहीं दिया जा रहा है। जिनका 80% कब्जा है उनको 10 और दिया जा रहा है। संविधान में रिजर्वेशन क्यों आया? कि जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको स्पेशल व्यवस्था देकर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए रिजर्वेशन है। मगर जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनको ओवर पर भी ओवर दिया जा रहा है, और जिनका नहीं है उनको नहीं दिया जा रहा है। ये साजिश देश में चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि ठीक है, तुमने 10% दे दिया, ओके, हमने मान लिया। अभी जो 50% का दायरा था आरक्षण का, जिसका बहाना बनाकर तुम ये कहते थे कि OBC को 52 नहीं दिया जा सकता, वो दायरा तो खत्म हो गया, वो सीमा तो टूट गई 50% की। तो अभी OBC को भी संख्या के अनुपात में दिया जाए। अगर सरकार ये मानती है कि मंडल कमीशन के आंकड़े सही है, तो मंडल कमीशन ने 52% OBC बताया है, तो कम से कम 52% OBC रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर सरकार मंडल के आंकड़े नहीं मानती है तो सरकार कास्ट सेंसस करा ले, जनगणना करा ले, और जनगणना में जितनी हमारी संख्या आती है उतना % रिजर्वेशन सभी क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलेगी। 101 दिन यह पूरा महाराष्ट्र के अंदर चलेगी, और OBC के लोगों को जागृत किया जाएगा, संगठित किया जाएगा, और उन्हें इस मूवमेंट में शामिल करवाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में तमाम वंचितों को, पिछड़ों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर सके, और आने वाले समय में इस देश की सत्ता और व्यवस्था चलाने लायक इस देश के जो मूल निवासी हैं, असल बासिंदे हैं, वो बन सके। क्योंकि जो हमारे पुरखे राजा थे, तब भारत विश्व गुरु था, तब भारत सोने की चिड़िया था। अगर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो फिर से इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। आज दूसरे दिन की परिवर्तन यात्रा हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और आप सभी लोगों ने हमारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुर्गा।